क्लास 12th एक्सरसाइज 2.31 आंसर केयरफुली। अब इसमें मुझे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसका मुझे आंसर बड़े केयरफुली देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ए स्टेटमेंट, टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 into Q2 upon 4 pi epsilon naught into r square where r is the distance between their centers। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, लाइक Q1 यहाँ पे मेरा स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब उनके बीच में जो डिस्टेंस का सेपरेशन है फ्रॉम देयर सेंटर्स वो है r। इसके लिए मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला ये आता है। तो क्या यही मेरा रिलेशन ट्रू होगा व्हेन मेरे पास दो लार्ज स्फीयर्स होंगे विद चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोथ पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 और Q2 भी। अब अगर मैं इसकी आइसोलेटेड डायग्राम बनाऊं, लाइक Q1 अभी मेरा काफ़ी दूर है Q2 से, ठीक है। तो सिमिलर वे से Q2 भी मेरा काफ़ी दूर हुआ अभी Q1 से। तो इस पे भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द होल बॉडीज। जैसे ही मैं Q1 और Q2 को पास लेके आऊँगा तो क्या होगा, ये आपस में रिपल्शन करने लग जाएंगे। लाइक हमें मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जैसे ही हम इसे पास लेके आए तो मेरे पास क्या सिनेरियो होगा, लाइक कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होके बॉडी के दूसरे फेस पे अकोमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जो मेरा Q2 चार्ज वाला स्फीयर था वो भी रिपल्सिव फोर्सेस के कारण इसके जो फार अवे फेस है वहाँ पे अकोमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होते हैं या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है सिस्टम, इसमें जो मेरा सेंटर है जैसे हमने कहा था R, ठीक है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखिए इन केसेस में पहले हम सपोज करते थे कि ये सारा का सारा Q1 यहाँ पे सेंटर पे अकोमुलेट होगा एज अ पॉइंट चार्ज। इसी तरह हम Q2 में भी ये सपोज करते थे अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो Q2 भी मेरा एज अ फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज सेंटर में हम इसे कंसिडर कर लेते थे। तो इनके सेंटर का डिस्टेंस फिर हम ले लेते थे r। बट जैसे दो लार्ज स्फीयर्स हों तो जो क्लोज लाते जा रहे हैं उसके कारण क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, मेरे चार्ज पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। लाइक Q1 मेरा इस फेस पे अकोमुलेट स्टार्ट होना हो गया, मतलब जो ऑपोजिट साइड है Q2 के। उसी तरह सिमिलर मैनर से जो मेरा Q2 चार्ज है वो भी ऑपोजिट फेस पे अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, लाइक ये हमारे सेंटर थे। अब जो मेरे सेंटर्स बनेंगे, देखिए पहले ये सेंटर बना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। अब इसका सेंटर बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट हम कंसीडर करें एज अ पॉइंट चार्ज की में, तो ये मेरा Q1 अब कहीं यहाँ आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से मेरा जो पॉइंट चार्ज हम Q2 कंसीडर करते हैं उसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, r से बड़ा हो गया। तो इसे ले लेते हैं r इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव रेडियस। यहाँ पे क्वेश्चन ने वर्ड यूज़ किया था एग्जैक्टली सेम, तो नहीं, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा जो मेरी वैल्यू आएगी हमारे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों, अब यहाँ पे हमारे जो सेंटर्स हैं ऑफ पॉइंट चार्जेस जो हम अज्यूम करते हैं वो शिफ्ट हो गए, क्लियर। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नो, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू नहीं है। इस केस में हम मान लेते हैं कि मेरे पास फोर्स आ रही थी F। तो अब इस केस में देखिए जैसे ही मेरे दोनों पॉजिटिव चार्ज पोलराइज हो गए, मतलब ऑपोजिट फेसिस पे पहुंच गए, तो इसे हम मान लेते हैं F डैश। तो आप इजीली रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मेरी F डैश है, ठीक है, वो अब लेस देन होगी F से, क्योंकि डिस्टेंस अब इनके जो पॉइंट सेंटर्स हैं जो हम अज्यूम करते हैं वो बढ़ गया, क्लियर। सो सेम वे से अगर आप कहें आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले स्फीयर है, लाइक ये मेरे पास पहले नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है जो अभी फ़िलहाल काफ़ी दूर है। जैसे ही हम इन्हें पास लाएंगे तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, तो वो इनर फेस पे
एकमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी नेगेटिव चार्ज के पास जाना जाएगा, वो भी जो इनर फेस है इनके आपस में इनर फेस पे एकमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इफेक्टिव रेडियस था इनके बीच में अब वो छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल रेडियस बिटवीन दैम। ठीक है, तो इसे हम भी ले लेते हैं आर इफेक्टिव के नाम से। तो जो ओरिजिनल रेडियस था है ना हमारे अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो था आर। तो इस केस में जो मेरे पास यहाँ पे फोर्स एफ डैश मान लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं एफ। इस केस में हमारे पास क्या है, जो एफ डैश है वो मेरे पास ग्रेटर होगी देन एफ। दैट्स वाई फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट हमारा जो कूलम्स लॉ है वो होल्ड ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास आर की पोजीशन चेंज होती जा रही है। सो दिस इज आवर आंसर। अब बी पार्ट देखते हैं। इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व्ड 1/r क्यूब डिपेंडेंट इंस्टेड ऑफ 1/r स्क्वायर वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू। तो यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने पूछा है कि अगर मेरी कूलम्स लॉ की डिपेंडेंसी 1/r क्यूब पे हो तो क्या मेरा गॉस लॉ तब भी ट्रू होगा। देखिए जो मेरा गॉस लॉ है या कोई भी लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स वो सारे के सारे मेरे कूलम्स लॉ से ही ड्राइव होंगे। अगर कूलम्स लॉ में कोई चेंज आएगा तो गॉस लॉ में भी हमें वो चेंज दिखने को मिलेगा। इसे देखते हैं। इसका आंसर, इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व्ड 1/r क्यूब डिपेंडेंस गॉस लॉ वुड नॉट बी ट्रू। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में सभी के सभी लॉ हम कूलम्स लॉ से ही ड्राइव करते हैं। तो इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली मतलब गॉस लॉ हमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैथमेटिकली हमें गॉस लॉ इस फॉर्म में मिलता है। तो आप फर्दर देखिए, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ध्यान से, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेफिनेशन देखिए, फोर्स पर चार्ज। तो फोर्स हमें कैसे गिवन थी, बाय कूलम्स लॉ से। सो इसका फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस लेट Q1 इंटू Q2। तो आप कह सकते हैं कि मेरा Q1 भी Q के इक्वल है, Q2 भी इक्वल है। तो Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q। अब यहाँ से देखिए एक Q से एक Q मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर यहाँ पे मेरे पास कूलम लॉ में 1/r क्यूब होता आर स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे भी मेरे पास Q/r क्यूब आना था। क्लियर। तो अब हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम 11th क्लास का डिमेंशन एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है अब उसकी वैल्यू क्या आ गई है, इन अ क्लोज्ड इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए साथ में इसमें क्या है, मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में सरफेस, ठीक है, जैसे मैंने कहा था सरफेस एरिया वेक्टर। तो एरिया है, तो देखिए एरिया भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर में ही आएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आर की यूनिट्स भी मेरे पास मीटर होती है, तो आर स्क्वायर की यूनिट्स भी मीटर स्क्वायर में आ जाएंगी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए आगे जो मेरा 1/4 पाई है, ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट फिगर है, इसके तो कोई भी डिमेंशंस नहीं है। तो अब डिमेंशंस यहाँ किस किस के बच गए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर स्क्वायर वाली टर्म तो हमारी साथ में ही कैंसिल हो गई थी ds के साथ। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं कहना चाहूँ तो Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रल वाली साइड इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसी सिनेरियो में हम आर क्यूब को यूज़ करें तो क्या होगा, ठीक है, अगर 1/r क्यूब हम यहाँ पे यूज़ करें तो इस सिनेरियो में क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरिया था तो आर स्क्वायर ही कैंसिल हो सकता है, आर क्यूब नहीं कैंसिल हो सकता। तो मेरे पास एक आर बच जाएगा इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए कि ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल नहीं आ रही। क्लियर। अगर 1/r क्यूब हो तो मेरा न्यू गॉस लॉ क्या बनेगा, ठीक है, न्यू गॉस लॉ इफ डिपेंडेंसी 1/r क्यूब पे हो तो वो मेरा बन जाएगा, ये आर तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर। अगर इफ इस पे डिपेंडेंसी हो,
if depends upon 1 by r cube. So this is answer of our B part. अब सी पार्ट देखते हैं. ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म मतलब कि इनमें स्पेसिंग इक्वल होगी बिटवीन द लाइंस एंड डायरेक्शन सेम होगी. तो अगर यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज लेट क्यू नोट ले लेते हैं, क्यू नोट को रखता हूँ, तो देखिए इस पॉइंट पे जो मेरी फोर्स लाइन है वो भी अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड ही होगी. देखिए क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा सेम डायरेक्शन में. तो जो रेड पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये मेरी लाइन होगी फोर्स वाली लाइन, तो ये भी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव कर रही है. तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो मेरा टेस्ट चार्ज है वो मूव इन अ लाइन ऑफ फोर्स ही करेगा. अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लाइक आपको ये हम बना के दिखा लेते हैं. अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, लाइक इस केस में कि यहाँ रीजन में देखिए मेरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स पास में है और यहाँ पे जाके ये डिवर्ज होती जा रही हैं. तो अगर यहाँ पे मैं कहीं कोई टेस्ट चार्ज रखूँ क्यू नोट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कर्व पाथ. तो देखिए कर्व पाथ के इस पॉइंट में लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल होती है हमेशा, तो ये मेरी अब लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर. बट जो मेरा चार्ज है, ठीक है, क्यू नॉट, वो अकॉर्डिंग टू कर्व पाथ ही फॉलो करेगा. मेरा चार्ज ऐसे ही जाता जाएगा. सो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम कह सकते हैं कि जो मेरा टेस्ट चार्ज है वो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ फोर्स नहीं मूव करेगा, क्योंकि जो लाइन ऑफ फोर्स है ये मुझे वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन के बारे में बताती है. सो इसका वर्डिंग में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ए स्मॉल टेस्ट चार्ज विल ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली इफ द लाइन ऑफ फोर्स इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमारे कहने का क्या मतलब था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हो. इन केस लाइन ऑफ फोर्स इज कर्व्ड इट विल मूव अलोंग द कर्व पाथ, है ना. ये मूव तो कर्व पाथ के अलोंग ही करेगा. क्लियर. इट विल नॉट मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स. जो ये मेरी लाइन ऑफ फोर्स बनी एट दैट पॉइंट, है ना, उसके अलोंग ये मूव नहीं करेगा. द रीजन इज दैट लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जो लाइन ऑफ फोर्स है वो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बताता. क्लियर. इट गिव्स द डायरेक्शन इन विच चार्ज इज एक्सेलरेटेड. ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में मेरा चार्ज एक्सेलरेटेड हो रहा है, पर मूव कैसे कर रहा है, वो अलोंग द फील्ड लाइन्स ही करेगा, नॉट अ फोर्स लाइन्स एट दैट पॉइंट. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ सी पार्ट. अब डी पार्ट देखते हैं. व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस in a complete circular orbit of the electron. What if the orbit is elliptical? अब इस क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या गया कि हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय अ न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट और अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो सबसे पहली बात, जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है. तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? दिस मीन दैट द वर्क इज डज ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड डू नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. तो इस केस को देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है किसी एटम के सेंटर में, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी लाइक आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. तो देखिए अब चाहे मेरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, ठीक है, जहाँ मेरे पास एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करे, जहाँ किसी और भी पाथ में रिवॉल्व करे. जैसे हमने अभी कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, तो जो मेरा वर्क डन है वो अब मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में. और मोर ओवर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो. लाइक ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि जो मेरा वर्क डन होगा वो क्लोज्ड पाथ के लिए, चाहे उसकी कोई भी शेप हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे एलिप्टिकल हो, चाहे आर्बिट्ररी शेप हो, वो हमेशा ही जीरो होगा. वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है. क्लियर. अब दोनों ही क्लोज थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो इन दोनों केसेस में मेरे पास वर्क डन क्या आ गया, जीरो. अब ई ऑप्शन, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर. इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इसको हम देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी डिसकंटिन्यूअस होती है
अक्रॉस द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, वेयर एज मेरी पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूस होगी अक्रॉस द सरफेस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहली बात कि नो पोटेंशियल इज कॉन्टिन्यूस, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम देखते हैं। एग्जामिनर हमें कहना क्या चाह रहा है कि हमें मालूम है कोई भी कंडक्टर आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, सेंटर O एंड रेडियस R। अगर हम इस स्फीयर को चार्ज भी कर दें, मैं इसे पॉजिटिव Q से चार्ज कर देता हूँ, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होती है। क्लियर? तो देखिए आप कोई भी पाथ फॉलो करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, 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 यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम सरफेस पे आए तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव। जैसे ही हम इससे दूर जाते जाएंगे तो जो मेरी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होना स्टार्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे एग्जामिनर का कहने का क्या मतलब था कि ये डिसकंटिन्यूस है। जब आप सरफेस के क्रॉस आ रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे ही आप सरफेस पे पहुँचे आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिरती जाएगी। तो ये मेरी डिसकंटिन्यूस होगी। तो इसे ग्राफ की फॉर्म में भी समझते हैं हम। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लूँ तो देखिए ये जीरो वैल्यू आ गई, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। सो देखिए जब तक मैं R तक पहुँचता नहीं तो मेरी वैल्यू, ठीक है, लेट से ये मेरा R आ गया डिस्टेंस, ये मेरी ज़ीरो ही रहेगी। जैसे ही R पे पहुंचा तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू रख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे ही मैं अपना डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा। यहाँ पे हम रख लेते हैं 2R और 3R। 2R और 3R मेरा आउटसाइड द स्फीयर आ रहा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो अब इस कंसेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई मेरा यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ से मैं जाता जाऊँगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी ऑन अ सरफेस। ये क्या होगी? एकदम से मैक्सिमम और उसके बाद एकदम ज़ीरो। फिर यहाँ से ये डिसकंटिन्यूटी होगी क्योंकि ये ज़ीरो की वैल्यू है तो ये ज़ीरो की रह रही है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर ग्राफ, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है? 1/r² पे। अब पोटेंशियल के केस को देखते हैं। अब पोटेंशियल मेरा कॉन्टिन्यूस होता है थ्रू आउट, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। आपको यहाँ से पहले मैं ग्राफ बना के समझा लेता हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, तो आप इसे थ्योरी में भी यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल, तो देखिए सबसे पहले दिस इज़ माई R पॉइंट। जैसे हमारे पास इन्फिनिटी से कोई चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ऑन अ सरफेस मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, सो R पे ऑन अ सरफेस मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया। अब सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल मेरा थ्रू आउट इनसाइड द स्फीयर भी रहेगा दिस। तो देखिए अब मेरा ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ। यहाँ पे हम मान लेते हैं 2R और यहाँ पे मान लेते हैं 3R। 2R और 3R डिस्टेंस हमारे के आगे आउटसाइड द स्फीयर, तो इसकी डिपेंडेंसी होती है 1/r। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व ले रहा है, ये थोड़ा सा कम कर्व ले रहा है। क्लियर? सो अब इसका रीज़न भी देखते हैं ऐसा होता क्यों है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई हमारे पास जीरो है इनसाइड अ कंडक्टर, ये तो है ही है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी एक्सप्रेशन E वर्क डन हमारे किसके इक्वल होता है? E.dl। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ही जीरो होगी हमारे पास इनसाइड अ कंडक्टर तो मेरे पास यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया। तो वर्क डन जीरो तभी होगा अगर मेरी सरफेस इक्वली पोटेंशियल पे होगी। क्लियर? सो यहाँ पे E जीरो हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि E ज़ीरो हुआ तो ये ज़ीरो हो गया, तो हम कह सकते हैं कि माई वर्क डन भी ज़ीरो हो गया। अगर वर्क डन ज़ीरो हुआ तो ये तभी पॉसिबल है जब इनसाइड मेरा पोटेंशियल सेम हो। अब आगे देखते हैं। इनसाइड तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो मेरा पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा एंड हैज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि देखिए अब इस सरफेस को मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा लूँ आपके लिए। ठीक है, कुछ थिकनेस होगी इस सरफेस की ना, दिस। तो ऑन अ सरफेस मेरे पास क्या हो रहा है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही मेरे पास नॉर्मल टू सरफेस होती हैं। क्लियर? किसी भी कंडक्टर पे जो नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं, ये तो हमने कई बार किया हुआ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए मैं A पॉइंट से चार्ज को लेके गया B पॉइंट तक। ठीक है, A से B मैंने चार्ज मूव कर दिया तो A पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन आ गई नॉर्मल।
तो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं दोबारा यूज़ करूँ वर्क डन वाले को, ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और डी एल हमारे पास क्या होता है अलॉन्ग द पाथ मूव्ड वेक्टर, ठीक है। सो ये आ गया ए बी मेरा डी एल वेक्टर आ गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, इसे मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ई डी एल कॉस थीटा। तो अब देखिए थीटा कितना है मेरे पास 90, हमें मालूम है कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पे भी मेरे पास वर्क डन कितना आ गया 0, ठीक है। जब मैं चार्ज को ऑन अ सरफेस मूव कर रहा हूँ तो देखिए इनसाइड भी मेरे पास वर्क डन 0 आया था, ऑन द सरफेस भी मेरे पास वर्क डन 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया इनसाइड और ऑन अ सरफेस मेरे पास वर्क डन 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो मेरा पोटेंशियल है इनसाइड और ऑन अ सरफेस वो सेम होगा, मतलब थ्रू आउट ही कांस्टेंट होएगा। तो दिस इज आवर वीडियो एक्सप्लेनेशन कि व्हाई आवर पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब हम इसकी वर्डिंग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। लाइक सिंस E is 0 inside the conductor and has no tangential component on the surface, सरफेस पे हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, तो हमारा जो भी वर्क डन है वो हमेशा ही नॉर्मल रहेगा। सो नो वर्क इज डन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर एंड ऑन इट्स सरफेस, दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड और द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हैंस द रिजल्ट इफ अ कंडक्टर इज चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एग्जिस्ट करेगी। दिस मीन कि पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल डिफरेंट कर रही है। तो अगर मैं आउटसाइड पे कोई पॉइंट लूँ, ठीक है, फ्रॉम द कंडक्टर द पोटेंशियल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस एंड अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इनसाइड और ऑन अ सरफेस मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज आवर वर्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट एफ पार्ट, what meaning would you give to a capacitance of a single conductor? So देखिए जैसे अब तक हमने स्टडी किए हैं कैपेसिटर्स को, तो हमने कहा है कि लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो जाती थी, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट हो जाती थी, तो इनके बीच में मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाता था। जब हमारे पास दो कंडक्टर होते थे तो हम कह देते थे कि ये मेरा कैपेसिटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि a single conductor also possess capacitance, yes or no? Like yes, a single conductor also possess capacitor। तो जो मेरा सिंगल कंडक्टर है, लाइक कोई भी आप मान लीजिए, ये भी मेरे पास कैपेसिटेंस पोजेस करेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है, ठीक है। जैसे हमने कैपेसिटर में कहा था एक प्लेट ये होगी एक प्लेट ये होगी, तो इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है, लाइक प्लेट वाला, हुज वन प्लेट इज एट इन्फिनिटी, जो इसका दूसरा हिस्सा प्लेट वाला वो इन्फिनिटी पे होगा। इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करते हैं, लाइक देखिए अब ये अनचार्ज था, जैसे ही हम इसे चार्ज करेंगे तो हम मानते हैं कि हमारा बेसिक क्या है इस चैप्टर का, कि जो हमारा चार्ज आ रहा है, लाइक है ना क्यों चार्ज आया, वो इन्फिनिटी से आया, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आया तो इसने इसे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने पता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर ये चार्ज वहाँ से आया है पॉजिटिव चार्ज, तो अब वहाँ पे क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज एट अ इन्फिनिटी। और एक कंसेप्ट और भी है इसमें, जैसे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से जो मेरी फील्ड्स लाइन निकलती हैं वो नॉर्मली टू द सरफेस निकलती हैं, क्लियर। सो ये कहाँ से जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो ये भी माना जाता है कि जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो दैट्स वाई जो दूसरी प्लेट वाला कंसेप्ट है हम मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, क्लियर। जो आप कह सकते हैं कि दूसरा कंडक्टर हमारा इन्फिनिटी पे है। सो दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, गेस अ पॉसिबल रीजन वाई वाटर हैज़ अ मच ग्रेटर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल टू 80 देन से माइका जिसका है 6। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो मेरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट होता है, जितनी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो माइका मेरे पास सॉलिड है और वाटर मेरे पास लिक्विड है। तो जो मेरे पास लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा ही होते हैं। सो वाटर आल्सो हैज़ अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट वाइल द मॉलिक्यूल्स ऑफ माइका डू नॉट हैव, क्योंकि ये सॉलिड है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला हमारे पास होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो लिक्विड में जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं ना वो पहले ही काफ़ी दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो जैसे ही हम इसे फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो इनकी 2A है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी,
इसके कारण मेरा पी भी बढ़ जाएगा, सो इसके कारण मेरा डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट भी बढ़ जाता है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।